जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हमने एमडी कैट के लिहाज से देखना है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली है जिसमें से एमडी कैट के लिहाज से बहुत सारी एमसीक्यूज़ जो है वो बनती हैं और ये इंतहाई अहम टॉपिक है एमडी कैट के लिहाज से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये होता क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो ये क्या है, इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली है। अब ये क्या है, इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली है, बहुत ही अहम तरीन ऑर्गेनेली है, बहुत ही अहम साख्त है। कहाँ पे मौजूद होता है? विच इज़ प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। मतलब जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर सबसे अहम ऑर्गेनेली जो है उसका हम क्या नाम दे देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। इसी तरह अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये डबल मेम्ब्रेनस बाउंड है। मतलब कि दो मेम्ब्रेन के अंदर जो है ये क्या किया गया है, लिपटा हुआ है। इसी वजह से हम क्या नाम दे देते हैं कि ये डबल मेम्ब्रेनस बाउंड है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, दो मेम्ब्रेन के अंदर लिपटा हुआ है क्या चीज़, माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले हमने बात की कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली है किस चीज़ के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। उसके बाद हमने बात की थी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेली है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसको हम एक और नाम दे देते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर देखा जाए कि सेल के अंदर जो है कौन सा ऑर्गेनेली है जिसको हम नाम दे देते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, तो वो कौन सा नाम आता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब अगर हम बात करें कि इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते क्यों हैं, तो सेल को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, बॉडी को एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी की प्रोडक्शन और सप्लाई करने के लिए जो ऑर्गेनेली इस्तेमाल होता है उसको हम नाम दे देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और एनर्जी के पैदा करने और प्रोवाइड या सप्लाई करने की वजह से इस ऑर्गेनेली को हम क्या नाम दे देते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसी तरह जो है हम इसको एक और नाम दे देते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। सेल्स के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज़ मौजूद होते हैं तो उन तमाम में से सिर्फ दो ऑर्गेनेली ऐसे हैं जो अपने जैसी हूबहू कापियाँ बना सकते हैं, जो अपने जैसी तादाद को बढ़ा सकते हैं। उनमें से एक माइटोकॉन्ड्रिया है और दूसरा जो है वो क्लोरोप्लास्ट है। इसी वजह से इन दोनों को हम क्या नाम दे देते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। अगर इसको मैं पॉइंट बनाकर बता दूँ कि इसको हमने सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली का नाम क्यों दिया है, क्योंकि ये क्या करते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, डिवाइडेड इनटू कॉपीज़, कि ये अपनी जैसी क्या बना देते हैं, कॉपीज़ बना देते हैं। इसी वजह से हम इनको क्या नाम दे देते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं, जैसे मसल सेल हैं, तो जब एक बंदा जो है या एक इंसान प्रॉपर तरीके से मतलब मुसलसल तरीके से वर्जिश करता है, दौड़ता है, भागता है, तो उसकी बॉडी के अंदर मसल्स के अंदर जो है रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो चलता है, जिसकी वजह से उसको एनर्जी की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब एनर्जी की ज़्यादा से ज़्यादा जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो क्या करेगा, पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया थे वो रेप्लिकेशन करेंगे, रेप्लिकेट होंगे, नए माइटोकॉन्ड्रिया में डिवाइड हो जाएंगे, नए माइटोकॉन्ड्रिया में चेंज हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो अपनी तादाद बढ़ाएंगे और एनर्जी की प्रोडक्शन को ज़्यादा किया जाएगा और एनर्जी जो है वो क्या होगी, प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड की जाएगी जहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है। इसी तरह जब जो है क्या होता है कि सेल
या जब जो है वर्जिश कम की जाएगी, मतलब बंदा जो है वो स्लो हो जाए, रुक जाए और वर्जिश करना ख़त्म कर दे, तब उसके अंदर जो है एनर्जी की मिकदार जो है वो कम चाहिए होती है, जिसकी वजह से हम लोगों ने एक जो है टॉपिक के अंदर लाइसोसोम के अंदर एक छोटी सी टर्म पढ़ी थी, ऑटोफैगी। अब ऑटोफैगी की मदद से क्या किया जाएगा, इसको जो है इसकी जो तादाद बढ़ चुकी थी उसको ख़त्म किया जाता है, कम किया जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम एक और नाम भी देते हैं और वो नाम जो है क्या कहलाता है, सेमी ऑटोनोमस, मतलब आल्सो कॉल्ड, इट इज़ आल्सो कॉल्ड, इसको हम एक और नाम देते हैं और वो क्या नाम है, सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस। अब सेमी ऑटोनोमस का क्या मतलब है, तो यहाँ पे हमने मिसाल के तौर पर यहाँ पे 100% है। अब 100% में से जो 50% जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये डिपेंड करता है किस चीज़ पर, न्यूक्लियस पर, और 50% जो है वो न्यूक्लियस पर डिपेंड नहीं करता। अब इसी बिना पर इसको हम क्या नाम दे देते हैं, सेमी ऑटोनोमस, मतलब 50% जो है ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन न्यूक्लियस। 50% जो है ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, न्यूक्लियस पर, और जो बकिया 50% है वो किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। अब किसी भी चीज़ पर जब वो डिपेंड नहीं करता तो हाफ जो है वो डिपेंड कर रहा है और हाफ किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा। इसी वजह से हम इसको क्या नाम दे देते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड एज सेमी ऑटोनोमस। इसी तरह अगर हम देखें कि जो माइटोकॉन्ड्रियाज हैं इनकी तादाद सेल के अंदर जो है वो वेरी करती है, मतलब इनकी तादाद जो है वो क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। कैसे चेंज होती है, इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन के माइटोकॉन्ड्रियंस की जो तादाद है वो वेरी करती है, तब्दील होती जाती है, मतलब चेंज होती जाती है फ्राम सेल टू सेल, फ्राम सेल टू सेल। अब इसकी वजह क्या है कि इसकी तादाद जो है वो वेरी क्यों करती है, तो इसकी सिंपली वजह ये है कि जहाँ ऐसे सेल्स जिनके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती हैं तो उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, उनके अंदर एनर्जी की पैदावार को, मतलब एनर्जी की फराहमी को मुकम्मल करने के लिए वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज़्यादा होती है, जैसे कि मसल्स के सेल हो गए, तो इसी वजह से उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज़्यादा होगी। और इसी तरह जिनके अंदर एनर्जी जो है कम मिकदार में चाहिए होती है उनके पास जो है माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद क्या होती है, कम होती है। इसी तरह अगर हम देखें कि जो नंबर ऑफ़ माइटोकॉन्ड्रियंस हैं ये एक और प्रोसेस पर भी जो है वो डिपेंड करते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ़ माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं, नंबर ऑफ़ माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, मतलब कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस पर भी इनकी तादाद जो है वो क्या करती है, डिपेंड करती है। मतलब जितने भी सेल्स हैं जिनके अंदर काम ज़्यादा हो रहा है, जिनके अंदर एनर्जी की फराहमी जो है वो ज़्यादा चाहिए, जिनके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज़्यादा होती है, और जिनके अंदर एनर्जी की मिकदार कम चाहिए उनके अंदर जो है इनकी तादाद क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इसी तरह अगर हम इसके साइज़ की बात करें, मतलब जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अगर हम साइज़ की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का साइज़ जो है वो भी क्या होता है, वेरी करता है सेल टू सेल। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का साइज़ जो है वो क्या करता है, वेरी फ्राम सेल टू सेल, वेरी फ्राम सेल टू सेल। सेल, एक सेल से दूसरे सेल में, मतलब मुख्तलिफ सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का साइज़ जो है वो क्या होता है, मुख्तलिफ हो सकता है, और वो होता कितना है, तकरीबन 5 से लेकर 7 माइक्रोन मीटर
जो है इसका साइज़ हो सकता है। आप देख सकते हैं कि इनका साइज़ जो है क्या होता जा रहा है, डिफरेंट है, वेरी कर रहा है मुख्तलिफ सेल्स के अंदर। इसी तरह अगर हम इसकी शेप की बात करें कि इसकी जो है वो शेप मतलब शक्ल कैसी है, तो इसकी शक्ल जो है वो मुख्तलिफ सूरतों में मौजूद होती है। अगर मैं बात करूँ किस चीज़ की, शेप की, तो शेप के लिहाज से जो है अगर हम इसको देखें तो शेप के लिहाज से ये वेजिकल की फॉर्म में भी मौजूद होता है, वेजिकल्स की फॉर्म में मौजूद होता है, फिलामेंटस फॉर्म की सूरत में भी क्या होता है, मौजूद होता है। इसी तरह एक और चीज़ है रॉड शेप्ड, तो इन 3 सूरतों में जो है ये पाया जा सकता है। उसका नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसी तरह अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर जो है, इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्ट्रक्चर जो है ये इंतहाई अहम है। यहाँ से जो है मारूजियाँ मतलब MCQ जो हैं वो MD कैट के लिहाज से बन सकते हैं। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे पहले अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो डबल मेम्ब्रेनस बाउंड है, मतलब कि 2 मेम्ब्रेन के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या होता है, लिपटा होता है। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि ये डबल मेम्ब्रेनस बाउंड या डबल मेम्ब्रेन बाउंड क्या है, ऑर्गेनेली है। तो इसकी ये क्या हुई, आउटर मेम्ब्रेन। ये जो मैंने एक मेम्ब्रेन बनाई है इसको हम नाम दे देते हैं किस चीज़ का, आउटर मेम्ब्रेन का। मतलब ये जो है हमारे पास कौन सी चीज़ है, आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन। अब आप देख सकते हैं कि जो आउटर मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन इसकी अंदरूनी मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ नहीं होती, वो इनफोल्डिंग्स बनाकर रहती है। अगर हम आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो आउटर मेम्ब्रेन जो थी वो क्या थी, बिल्कुल स्मूथ थी, बिल्कुल सीधी थी। इसी तरह अगर इसके अंदर वाली मेम्ब्रेन्स को बनाएं तो इसके अंदर वाली मेम्ब्रेन जो है वो कुछ यूं मौजूद होती है, इस फॉर्म में कुछ जो है इस तरीके से इसने क्या किया हुआ है, इनफोल्डिंग्स बनाई हुई हैं। तो आप देख सकते हैं बैरूनी मेम्ब्रेन जो थी वो बिल्कुल स्मूथ थी, सीधी थी, और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है ये क्या करती है, इसने इनफोल्डिंग्स मतलब के तहें बनाई हुई हैं। अब इन तहों को हम क्रिस्टी का नाम देते हैं या सिंपली जो है हम क्रिस्टा कहते हैं। ये जो हमारे पास बैरूनी मेम्ब्रेन थी, बैरूनी मेम्ब्रेन के साथ साथ जो है अब हमारे पास ये अंदरूनी मेम्ब्रेन है, और अंदरूनी मेम्ब्रेन जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये किस चीज़ को बना रही है, इनफोल्डिंग्स को बना रही है। ये जो है ये इसके अंदर क्या मौजूद हैं, इनफोल्डिंग्स मौजूद हैं। तो अंदरूनी जो मेम्ब्रेन होगी वो क्या होगी, आप देख सकते हैं कि ये जो बैरूनी मेम्ब्रेन थी, आउटर मेम्ब्रेन थी, ये क्या थी, स्मूथ थी। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है, जो इनर मेम्ब्रेन है ये क्या बनाकर रहती है, इनफोल्डिंग्स बनाकर रहती है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ कि ये क्या चीज़ है, इनर मेम्ब्रेन है। अब अगर हम बात करें इनर मेम्ब्रेन की तो इनर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ नहीं है, तो किस फॉर्म में मौजूद है, इनफोल्डिंग्स की फॉर्म में, इनफोल्डिंग्स। इसने क्या किए हुए हैं, अंदर जो है अंदर की तरफ इसने तहें बनाई हुई हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये इनफोल्डिंग नज़र आ रही है यहाँ पे आपको ये वाली, इसको जो है हम क्या नाम दे देते हैं, क्रिस्टा। इसको हम क्या नाम देते हैं, क्रिस्टा। अब क्रिस्टा दरअसल है क्या, हर फोल्डिंग जो है, ईच इनफोल्ड, हर इनफोल्ड जो है उसको हम नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड एज क्रिस्टा। इसी तरह अगर हम बात करें, ये जो हमें स्पेस नज़र आ रही है ये वाली, मतलब कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस नज़र आ रही है इसको हम क्या नाम दे देते हैं, इनर मेम्ब्रेन स्पेस। इसको हम क्या नाम देते हैं, इनर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन स्पेस। अब ये जो हमारे पास इनर मेम्ब्रेन स्पेस है इसको हम एक और नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड एज आउटर चैम्बर।
इसको हम क्या नाम देते हैं, आउटर चैम्बर, आउटर चैम्बर। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें कि ये जो हमारे पास ये वाली जगह है, ये वाली, ये अंदर जो है एक और आपको क्या नज़र आ रही है, एक स्पेस नज़र आ रही है, इसको हमने क्या नाम देना है, मैट्रिक्स का नाम देना है। इसको हमने किस चीज़ का नाम देना है, मैट्रिक्स का। मतलब ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स को हम क्या नाम दे देते हैं, इनर चैम्बर। इसको हम एक और नाम क्या देते हैं, इनर चैम्बर। वो जो था वो हमारे पास आउटर चैम्बर था और ये हमारे पास क्या है, इनर चैम्बर है। इसी तरह अगर हम मज़ीद देखें तो ये जो है क्या होती है, फ्लूइड फिल्ड स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी कहलाती है। मतलब ये वाली जगह जो है इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है, फ्लूइड जो है वो फिल्ड अप होता है। इसी वजह से इसको हम क्या नाम दे देते हैं, फ्लूइड फिल्ड स्पेस, फ्लूइड फिल्ड स्पेस। अब फ्लूइड फिल्ड स्पेस किस चीज़ की, ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस है उसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, इनर चैम्बर का या मैट्रिक्स का। अब ये जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस है इसके अंदर जो फ्लूइड मौजूद है, इस फ्लूइड के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। मतलब ये जो हमारे पास फ्लूइड मौजूद है इसके अंदर जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ का अगर हम नाम लें तो वो है डीएनए। मतलब हमारे पास ये जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर जो है कौन सी चीज़ मौजूद है, डीएनए मौजूद है। तो इस चीज़ को हम क्या नाम दे देते हैं, डीएनए। ये जो है हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है, डीएनए। इसी तरह अगर हम बात करें तो इसके पास आरएनए मौजूद होता है। मतलब इसके पास क्या मौजूद होता है, डीएनए के साथ साथ आरएनए भी मौजूद है। अब आरएनए के मौजूद होने के अलावा अगर हम और कोई चीज़ देखें तो हमें कुछ छोटे छोटे जो हैं दानेदार साख्तें नज़र आती हैं। अब इन छोटी छोटी दानेदार साख्तों को हम क्या नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड एज राइबोसोम्स। मतलब इनके पास क्या चीज़ मौजूद है, राइबोसोम्स मौजूद हैं। अब अगर हम बात करें कि इनके पास अपना डीएनए भी है, राइबोसोम्स भी मौजूद हैं, इसी वजह से ये क्या कर सकता है कि अपने लिए प्रोटीन्स बना सकता है और डीएनए की मौजूदगी की वजह से ये अपनी जैसी हूबहू कापियाँ तैयार कर सकता है। इसी वजह से इसको हम क्या नाम दे देते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। मतलब इस फ्लूइड के अंदर डीएनए मौजूद था, डीएनए के साथ साथ आरएनए मौजूद है, आरएनए के साथ साथ हमारे पास इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है, राइबोसोम्स मौजूद हैं। राइबोसोम्स के अलावा अगर हम देखें तो इसके पास जो है इंजाइम मौजूद होते हैं। इसके पास जो है क्या चीज़ मौजूद होती है, इंजाइम्स मौजूद होते हैं। इंजाइम्स के अलावा अगर हम देखें तो इसके पास जो है को इंजाइम भी मौजूद होते हैं। अब ये जो हमारे पास थी सिंपल सी जो है वो स्ट्रक्चर है हमारे पास, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का। इसी तरह इसके अंदर जो क्रिस्टी थी या क्रिस्टा था, क्रिस्टा के ऊपर जो है यहाँ पर हम देखें तो इस तरह के जो है पार्टिकल मौजूद होते हैं। अब इन पार्टिकल्स को जो है हम नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड एज F1 पार्टिकल। मतलब कि ये जो हमारे पास क्या नज़र आ रहे हैं, पार्टिकल नज़र आ रहे हैं, इन पार्टिकल्स को हमने नाम देना है किस चीज़ का, F1 पार्टिकल का। तो इसकी अगर हम डायग्राम देखें तो वो कुछ यूँ है कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि इस तरह से इनको हम क्या नाम दे देते हैं, F1 पार्टिकल्स। अब ये जो F1 पार्टिकल्स हैं इनकी अगर हम पहचान देखें कि इनकी पहचान क्या है, इनकी खसूसियात क्या है, तो ये क्या होती है कि ये अटैच होते हैं इनर मेम्ब्रेन के साथ, अटैच विद इनर मेम्ब्रेन
ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदरूनी मेम्ब्रेन है उसके साथ कौन सी चीज़ अटैच होती है, F1 पार्टिकल होते हैं। इसके अलावा अगर इसकी हम एक और खासियत देखें, एक और प्रॉपर्टी देखें, एक और कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये क्या होते हैं, नॉब लाइक होते हैं, कील की तरह के होते हैं। नॉब लाइक जो है स्ट्रक्चर होती है किन चीज़ों की, F1 पार्टिकल की। इसी तरह अगर हम देखें कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो क्या चीज़ मौजूद है, क्रिस्टी मौजूद है। इसी वजह से F1 पार्टिकल जो है हम ये भी कह सकते हैं कि ये किस चीज़ के साथ अटैच होते हैं, क्रिस्टी के साथ। इसके साथ साथ अगर हम इसका फंक्शन देखें, इसका रोल देखें, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन देखें मतलब इसका रोल क्या है, इसका किरदार क्या है, तो सबसे पहला जिसका मेन और इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो है एनर्जी प्रोडक्शन। मतलब कि सेल के लिए एनर्जी को प्रोड्यूस करना, एनर्जी को बनाना और उसको सप्लाई करना किस चीज़ का काम है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। अब यहाँ से जो एनर्जी बनती है वो किस फॉर्म में बनती है, इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब इसके अंदर जो है एक प्रोसेस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन के 3 स्टेप हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रिब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये जो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो है ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, ग्लाइकोलाइसिस का। तो इसकी हमने बात नहीं करनी, हम किसकी बात करेंगे, क्रिब्स साइकिल की और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। अब ये जो क्रिब्स साइकिल है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो अगर हम बात करें क्रिब्स साइकिल की तो क्रिब्स साइकिल कहाँ पे होता है, मैट्रिक्स के अंदर, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पे हो रही है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर। ये मारूजियां हैं। इसी तरह अगर हम देखें, अगर हम बात करें कि क्रिब्स साइकिल जो है वो किस चीज़ का फंक्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया का, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किस चीज़ का फंक्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया का। तो इन प्रोसेस की मदद से किस चीज़ को बनाया जाता है, एनर्जी को। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। इसी तरह अगर हम बात करें कि एक ग्लूकोज से जो है 38 ATP एनर्जी पर प्रोड्यूस होती है, पैदा होती है किन के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। इसी तरह जो है अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की तो एक ग्लूकोज से 36 ATP बनते हैं। हमने इनकी जो है बात नहीं करनी क्योंकि इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है ही नहीं। हम बात करेंगे किस चीज़ की, यूकैरियोट्स की। तो उनके अंदर एक ग्लूकोज से कितने ATP बनते हैं, 36 ATP बनते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें कि जितने भी ATP पहले बन रहे थे वो कार्बोहाइड्रेट से बन रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ प्रोटीन्स और जो है फैटी एसिड से भी क्या बनती है, एनर्जी बनती है। अगर मैं बात करूं कि फैटी एसिड्स के मेटाबॉलिज्म से जो है या फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म भी कौन करवाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसकी मदद से किस चीज़ को प्रोड्यूस करवाया जाता है, ATP को। अब अगर हम बात करें कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थी, यहाँ से एनर्जी को पैदा किया जा रहा था, तो एनर्जी का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की मदद से पैदा होना, उस प्रोसेस को हम क्या नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। अब जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है इसमें जो है क्या किया जाता है कि एनर्जी को पैदा किया जाता है किस सूरत में, इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये हमारे पास सिंपल सा टॉपिक है, MD कैट के लिहाज से इंतहाई अहम है, तो आप इजीली यहाँ से स्टडी कर सकते हो। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।